ओके, अगर मैं कल के लेक्चर की बात करूं तो कल हमने एनिमल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले सिंपली रिप्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो उसके बाद हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े। द वन वाज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर दैट सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स गिविंग राइज टू द यंग वन और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना और गिविंग राइज टू न्यू वन, या ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे न्यू इंडिविजुअल्स एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट और पेरेंट्स। अगर एसेक्सुअल है तो वहाँ पे सिंगल पेरेंट होगा, और अगर सेक्सुअल है तो देयर विल बी टू पेरेंट्स। नाउ रिप्रोडक्शन जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। दैट मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन द वर्ल्ड, जो भी लिविंग है, फिर चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, हायर ऑर्गेनिज्म या कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म, so जो भी लिविंग एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, दे शो द रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट इज देयर फंडामेंटल फीचर। ये जो रिप्रोडक्शन है ये उनका फंडामेंटल फीचर है। नाउ द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज व्हाट वी कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये मोस्टली प्लांट्स में होती है और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसमें जो है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम इट्स पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट्स, यानी वहाँ पे गमीट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गमीट्स या मेल एंड फीमेल सेक्स वो ज़रूरी नहीं होता है, और वहाँ पे गमीट्स भी इन्वॉल्व नहीं होते। अगर वहाँ पे गमीट्स इन्वॉल्व नहीं, दैट मीन्स वहाँ पे मियोसिस की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और अगर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सिंपली व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज होता है अपने पेरेंट्स से विद और विदाउट फ्यूजन ऑफ गमीट्स। या तो वहाँ पे गमीट्स की फ्यूजन होगी और वहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं होगा। अगर वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं है तो ऑब्वियसली मियोसिस की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या उसको गैमेटोजेनिक और सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नजर रखो, दिस इज अ मदर सेल, ठीक है, ये एक प्लांट की मदर सेल है। अब इस मदर सेल ने माइटोसिस शो किया और इसने जो है दो डॉटर सेल्स बनाई, ठीक है, इस मदर सेल ने दो डॉटर सेल्स बनाई। अब ये डॉटर सेल जो है ये फिजिकली और जेनेटिकली, फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली किसको रिजेंबल करती है? अपनी मदर को। दे रिजेंबल देयर मदर, इसीलिए इन दोनों को जो है हम कहते हैं क्लोन। दैट मीन जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म शो करता है तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है उसको हम क्लोन्स कहते हैं, उनको हम क्लोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली अपनी मदर को रिजेंबल करते हैं। और याद रखना, द ईच मेंबर ऑफ अ क्लोन, ये जो क्लोन है ये यूजुअली एक इंडिविजुअल को नहीं हम कहते, हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं जो एसेक्सुअल के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। और इसके एक मेंबर को, यानी अगर इस मदर सेल ने दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस किया, जो एक डॉटर सेल है इसको हम रेमिट कहेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये रेमिट पूछा गया है नीट में। दिस रेमिट हैज बीन आस्क्ड, इसलिए याद रखने कि रेमिट क्या है? इट इज एक सिंगल मेंबर ऑफ क्लोन को जो हम रेमिट कहते हैं। और क्लोन्स किन को कहते हैं? क्लोन्स उन और इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये और ये डॉटर सेल्स हम नहीं कहेंगे दे आर टू डॉटर सेल्स, वी कॉल देम क्लोन्स। और इसके एक मेंबर को, इस एक डॉटर सेल को हम रेमिट कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना। नाउ हियर कम्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फ्यूजन ऑफ गमीट्स इन्वॉल्व है तो मियोसिस होगा। मियोसिस है तो इसलिए इसको सिनगैमी कहते हैं, इसको एपोमिक्सिस या सिनजेनेसिस भी कहा जाता है। नाउ पार्थेनोजेनेसिस जो यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गमीट्स तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वहाँ पे एक सिंगल पेरेंट का गमीट इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात
करें तो हमें इसमें मेल गमीट भी लगता है और फीमेल गमीट भी लगता है, और फिर जाके जब फ्यूज़ होते तब जाके ज़ाइगोट फॉर्म होता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में जो है खाली फीमेल गमीट ज़रूरत होता है, और फीमेल गमीट ही क्या शो करता है, इसकी फर्टिलाइजेशन होती है विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गमीट, और वहाँ पे जो है डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, ज़ाइगोट फॉर्म होता है, फिर ज़ाइगोट से फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्थेनोजेनेसिस इन केस ऑफ हनी बीज, हनी बीज को हम पढ़ चुके हैं, डोंट वेरी। जैसे दीपिका आपने वो हमारे साथ नहीं पढ़ा है, अक्षत आपने हमारे साथ वो नहीं पढ़ा है, बट इस चैप्टर के बाद जब मैं जेनेटिक्स उठाऊंगी तब मैं वो सारा फिर से एक्सप्लेन करूंगी। सो पार्थेनोजेनेसिस यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली अराइज होता है फ्रॉम फीमेल गवी, और इसकी एग्जांपल्स याद रखना, रोटिफर्स में होता है, हनी बीज में होता है, कुछ लेजर्स और टर्की में भी ये होता है। ये मैं कल का रिवाइज करा रही हूँ, जो कल हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन पढ़ा था ना। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंक्लूड है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और यही फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है देशों इनके गमीट्स मीट होते हैं, एंड देन दे व्हाट दे फॉर्म इज ज़ाइगोट, और फिर यही ज़ाइगोट जो डेवलप्ड होता है एज एन एम्ब्रियो, और फिर इसी एम्ब्रियो से फाइनली एक बेबी का बर्थ होता है। So now सबसे पहले we will be studying the human male reproductive tract। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करूं तो ये इंक्लूड, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो कल हम टेस्टिस के बारे में पढ़ चुके। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दे इंक्लूड द टेस्टिस, स्क्रोटम, इंटरटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, एपिडाइडिमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और अगर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करूं तो इसमें पियर्ड सेमिनल वेसिकल्स, पियर्ड पोस्टल ग्लैंड्स और पियर्ड कॉर्पस ग्लैंड है, जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, वो इंक्लूड होता है। और कल हमने इलैबोरेटेड टेस्टिस और स्क्रोटम को पढ़ा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द इंटरटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, बट उससे पहले हम टेस्टिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अक्षत, आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, यू वर एब्सेंट टुडे, आई मीन यस्टरडे, तो आप एक काम कर लेना, आप कल का वीडियो लेक्चर देख लेना, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें पूरी एक्सप्लेन की है। हमने टेस्टिस और स्क्रोटम उसमें पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा है, तो आप वहाँ से वो देख लीजिएगा एक बार। Now coming to the topic of testis। testis जो सिंपल पेयर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इनकी लेंथ जो है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, वर्ड्स इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। दैट मीन्स ये जो लेंथ है टेस्टिस की वो कितनी होगी, 4 to 5, वर्ड्स इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, और ये प्रेजेंट होते हैं इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। जो टेस्टिस जो है अभी क्लासीफाई की गई है इनटू 2 कैटेगरीज। इन केस ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स हैं उनमें टेस्टिस को क्लासीफाई किया गया इन 2 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड बोरोयूथेरियन, और दूसरे को हम नॉन बोरोयूथेरियन कहते हैं। जो ये बोरोयूथेरियन है, इन ऑर्गेनिजम्स में टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्क्रोटम, और ये जो नॉन बोरोयूथेरियंस है इनमें टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है इनसाइड द एब्डोमेन। और इसकी एग्जांपल्स बोरोयूथेरियन की ह्यूमन बींग्स है, बैट है, और नॉन बोरोयूथेरियंस की एलिफेंट, व्हेल, सील, स्लॉथ, आर्माडिलो। इन एग्जांपल्स को याद रखना, एग्जाम में पूछी गई। दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। और जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स है, इनमें भी टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है इनसाइड एब्डोमेन। कल का लेक्चर याद करो, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जो बोरोयूथेरियन और नॉन बोरोयूथेरियन क्लासिफिकेशन है दैट इज गिवन ओनली फॉर द मैमल्स। मैमल्स के लिए इसको क्लासिफाई किया गया। जो बाकी फाइलम या बाकी क्लास ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जैसे एम्फीबियन, फिशेस, रेप्टाइल्स है, इनके लिए आप बोरोयूथेरियन, नॉन बोरोयूथेरियन नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये इस मैमल्स की क्लासिफिकेशन में नहीं आती, दे बिलोंग टू सम अदर फाइलम। सिर्फ मैमल्स का जो मैमल्स का फाइलम है उनमें जो है क्लासिफिकेशन की गई है। मैमल्स कौन से हुए ऑर्गेनिजम्स? मैमल्स वो वाले हैं दोज हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी कैटेगरीज में बेसिकली दो क्राइटेरियाज होते हैं मैमल्स के, एक तो वो जो बर्थ देते हैं टू देयर यंग वंस, और दूसरे जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स की ऑर्गेनिजम्स को उनको क्लासिफाई किए गए बोरोयूथेरियन और नॉन बोरोयूथेरियन में। और जो बाकी फाइलम के एनिमल्स जैसे फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, उनमें भी टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल, लेकिन आप उनको नॉन बोरोयूथेरियन नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो मैमल्स नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना।
जो बैट एंड ऊटर है, दो ये दोनों मैमल्स है, लेकिन इनमें जो है टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होती है। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है, यानी वो वाला सीजन आता है इसमें मीटिंग शो करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो उनके स्क्रॉटम में टेस्टिस डिसेंड डाउन होती है और तब जाके वो मीट शो करते हैं विद फीमेल। और वंस द ब्रीडिंग सिस्टम सीजन गेट्स ओवर, तो वापस टेस्टिस जो है उनके एब्डोमेन में चली जाती है और फिर नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन में वापस इनसाइड द स्क्रॉटम आ जाती है। जो ये टेस्टिस है ये कवर्ड होती है बाय 3 कवरिंग। जो ये टेस्टिस है इसको ध्यान रखो, मैं डायग्रामेटिकली रिवाइज कराऊंगी। टेस्टिस जो है फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्टिस, इट इज कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स। पहली आउटर कवरिंग ट्यूनिका वेजिनालिस। जो ट्यूनिका वेजिनालिस ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है, इसी डबल कवरिंग होती है टेस्टिस की, जो उसको कवर करती है। पूरी को कवर नहीं करती, हाफ को कवर करती है। और ये टेस्टिस में तब आती है जब सॉरी स्क्रोटम में तब आती है जब टेस्टिस जो डिसेंड डाउन होता है फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम एट द एज ऑफ 7 वीक्स। देखो, जब भी मान लो दिस इज अ फीटस, ठीक है, दिस इज अ फीटस। अब ये बेबी जो है ये ग्रो हो रहा है, इसका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, अब ये ग्रो हो रहा है मेल बेबी। तो जो ही ये ग्रो होगा और ये 7 मंथ्स के पीरियड में पहुंचेगा, तो क्या होगा कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जब मेल बॉय डेवलप हो रहा होता है तो उसमें जो टेस्टिस डेवलप होती है वो एब्डोमेन में डेवलप होती है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ वो कहाँ डेवलप होती है, एब्डोमेन में। और फिर जो ही 7 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड, जब ये फीटस 7 मंथ्स का होता है तो इसके एब्डोमेन से टेस्टिस डिसेंड डाउन होती है इनटू द स्क्रोटम। और जो ही ये स्क्रोटम में डिसेंड डाउन होती है, डाउन होती है, तो उसी टाइम पे ये ट्यूनिका वेजिनालिस भी इसी के साथ स्क्रॉटम में आ जाता है। और ये टेस्टिस को पूरी तरीके से कवर नहीं करता, ये उसको खाली हाफ को कवर करता है। एंड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ये टेस्टिस जो है वो फेल होती है टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रॉटम। और उन बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसको हम क्रिप्टो आर्चिडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो आर्चिडिज्म को याद रखना, इस 7 मंथ ऑफ जेस्टेशनल पीरियड को याद रखना। और ये किसके इन्फ्लुएंस में आती है, इट कम्स इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। सो बेसिकली जब ये बच्चा 7 मंथ्स का हो जाता है माँ के पेट में या जेस्टेशनल पीरियड में, तो वहाँ पे उसकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये इसके एब्डोमेन से इंटेस्टिस को डिसेंड डाउन कराता है इनटू द स्क्रॉटम। और तभी जाके ट्यूनिका वेजिनालिस भी उसी के साथ आ जाता है इनटू द स्क्रॉटम। द सेकंड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बेसिकली ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये कवरिंग जो है ये टेस्टिस को थ्रू आउट कवर करती है, टेस्टिस को पूरी तरीके से कवर करती है। और फिर ये इसको इनवेड यानी इसके अंदर आ जाती है और ये इस टेस्टिस को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। एक वी शेप्ड कंपार्टमेंट, इसको हम मेडासिटिनम टेस्टिस कहते हैं, और बाकी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल जो है ये 250 होते हैं इन नंबर, दे आर 250। एक सिंगल टेस्टिस में ये 250 प्रेजेंट होते हैं। और हर एक सॉरी इस टेस्टिक्युलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3। सो टोटल नंबर ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन अ टेस्टिस इज 750। जहां जहां पे नोट में टीबी लिखा है इसका मतलब है टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक ने लिखा है, दिस ऑल इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक। ना सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है। क्यों, क्योंकि स्पर्म जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये लाइन होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम और जर्माइनल एपिथेलियम जो है ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। और टेस्टिस के अंदर और एक एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसको हम जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं। ये जर्माइनल एपिथेलियम जो है इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, एक जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और दूसरी सेरेटोली सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया जो डायरेक्टली जब एक मेल मेच्योर होता है उसमें प्यूबर्टी आती है, बाय द एज ऑफ 12 से 14 ईयर्स तक उसमें प्यूबर्टी आती है। जब ये प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया से ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है ये स्टार्ट करता है डिवाइड करना। ये क्या स्टार्ट करता है, डिवाइड करना, ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू करता है। और इसमें सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है, यानी ये माइटोसिस और मियोसिस शो करता है, जिसकी वजह से ये जो जर्माइनल एपिथेलियम जो है ये कन्वर्ट होता है इन 2 टाइप ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी जिनको हम सेरेटोली सेल्स कहते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया में फिर से मियोसिस होता है और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं इवेंचुअली स्पर्मेटोजोआ। और इस सेरेटोली सेल जो ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते
करती हैं और ये प्रोवाइड करती है इन डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट। और तीसरा ये जो है ये इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम द लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। जो ही ये स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं पहली बार इस मेल के बॉडी में, तो वहाँ पे ये उसकी बॉडी के लिए एक फॉरेन एंटिटी है जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। लेकिन सेरेटोली सेल्स क्या करती है, ये ब्लड बैरियर क्रिएट करती है जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करती है उन एंटीबॉडीज को टेस्टिस में आना और इस स्पर्मेटोजोआ को प्रिवेंट करती है। बिसाइड्स दैट ये सेरेटोली सेल जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन क्रिएट करती है। एक जिसको हम एंटी मलेरियन हार्मोन कहते हैं, इनहिबिन कहते हैं, एक्टिविन कहते हैं, बीटा एस्ट्रोडियोल एरोमेटेज कहते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। अब देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये मेडासिटिनम कैविटी है, मेडासिटिनम कैविटी के बाद ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर अब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इनके बीच में और एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग या लीडिंग सेल्स कहते हैं। और ये लीडिंग सेल्स जो है खाली मैमल्स में पाई जाती है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सिक्रेटिंग मेन हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स यानी उनकी हाई पिच उनकी लोअर पिच वॉइस, ब्रॉडनिंग शोल्डर्स, बॉडी हेयर ग्रो होना, मस्कुलाइन स्ट्रक्चर ग्रो होना या उनके गोनैड्स डेवलप होना, तो वो सारे जो है इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं। और वो टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, ये लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल जो बेसिकली एलएच को सेंसिटिव होती हैं और सेरेटोरी सेल्स जो है वो एफएसएच को सेंसिटिव होती है। ये एफएसएच और एलएचए दो हार्मोन्स है दैट आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड जो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन द आउटर कावलिंग इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये थिन लेयर ऑफ टेस्ट, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जो टिश्यू है एरोल टिश्यू यानी स्वेट टिश्यूज वगैरह वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ उसके बाद हमने स्क्रोटम पढ़ा है। स्क्रोटम कुछ नहीं है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है आउटसाइड बॉडी जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है। जो स्क्रोटम है उसका मेन फंक्शन है कि वो टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर करते देन द बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के मेल का बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस का टेम्परेचर स्क्रोटम में उससे 2 से 2.5 डिग्रीज कम हो गए, यानी वो 96 या 95.5 के अराउंड होगा। क्यों इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लोअर टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं। अगर टेस्टिस का भी टेम्परेचर हाई रहेगा तो वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं और वो मेल स्टेराइल रहेगा। अब स्क्रोटम जो कुछ फंक्शंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से जो है इसमें सलाहियत आती है कि ये टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर। सबसे पहला रीजन इसमें फैट टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, दूसरा इसमें हाई डेंसिटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसमें क्रोमैटिक रिफ्लेक्स होता है और इसमें पेम्पनिफॉर्म रिफ्लेक्स होता है जो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक इज मेल एसेसरी ग्लैंड्स। इतना सबको क्लियर है जो हम कल पढ़ चुके हैं एवरीवन? इज दैट ऑल क्लियर? जो मैंने अभी रिवाइज करा है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अक्षर आप एक बार ही वो वीडियो देख लेना, अगर आपको कोई डाउट या कहीं कोई कंफ्यूजन होगा मुझे आप अलग से पर्सनल मैसेज कर देना एंड आई विल एक्सप्लेन यू, हेल्प यू टू क्लियर दैट डाउट। ओके, ना अब बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज द मेल एसेसरी ग्लैंड या जिसको हम इंट्राटेस्टिकुलर सिस्टम कहते हैं। जो बेसिकली मेल एसेसरी ग्लैंड्स है वो इंक्लूड करते हैं सबसे पहले रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो अब हम इसको डायग्राम में समझेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझ आएगा नहीं। देखो इस डायग्राम को गौर से समझो। लेट मी जस्ट zoom it a bit. देखो जो ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स है ना ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस होपफुली सारे ऑर्गन्स हो। जस्ट अ सेक। प्रेजेंट नहीं है, जस्ट अ सेक, मैं डायग्राम खुद बनाऊंगी।
देखो, यहाँ पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाती हूँ, इसको ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो, ये टेस्टिस का अब मानो ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में ये मेडासेटनम टेस्टिस है, यहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है जिनको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये ओपन होते हैं इनटू द वास इफरेंशिया। ये किसमें ओपन होते हैं? इनटू द वास इफरेंशिया। ये सारे कंबाइन होके जो है ओपन होते हैं इन वास इफरेंशिया। इसने दिखाया है वो कहीं, इसने रेटिटेस्टिस भी नहीं दिखाया। देखो, दिस इज टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे मेडासेटनम टेस्टिस है और इसमें जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। अब इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो है मैं डिफरेंट कलर्स यूज करूँ। ये वासा एफरेंश सॉरी, ये सेमनिफेरस टिब्यूल्स है, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में सेमनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये सारे सेमनिफेरस टिब्यूल्स जो है, अब यहाँ पे देखो, ये जो सारे सेमनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ये कंबाइन होते हैं एक जगह पे। ये कंबाइन क्या होते हैं? एक जगह पे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रेटेड टेस्टिस। और फिर ये जो रेटेड टेस्टिस की सारे कंपोनेंट्स है, रेटेड टेस्टिस की में पाइप्स को, ये जब सारे कंबाइन होते हैं और स्क्रोटम से बाहर आते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में इनको हम कहते हैं वास इफरेंशिया। इसको क्या बोलते हैं? वास इफरेंशिया। फिर ये वास डिफरेंशिया जो है, कलेक्टिवली इस कंपार्टमेंट को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो वास डिफरेंशिया जो है वो एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट होता है। दैट मीन जो ही ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर रेटिटेस्टिस बनाते हैं, रेटिटेस्टिस जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वास डिफरेंशिया। और जो ही ये वास डिफरेंशिया क्रिएट करते हैं, ये टेस्टिस से बाहर आ जाते हैं और अब ये प्रेजेंट किस में होते हैं? इनटू द एपिडिडाइमिस। तो एपिडाइडिमिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वास डिफरेंशिया। फिर ये एपिडिडाइमिस से बाहर आने के बाद टेस्टिस की पोस्टीरियर यानी इसके बैक वाले साइड पे आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो है एपिडाइमिस वासा डिफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो है वासा डिफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर ये लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लेडर, यानी ये ऊपर की तरफ चला जाता है पोस्टीरियर साइड की तरफ, और यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर से जो है कवर कर लेते, लूप यानी कर्व ले लेता है। और उसके बाद जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को कनेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले ये सेमिनल वेसिकल वाले ग्लैंड के साथ कंबाइन होता है, फिर आगे चलने के बाद इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स के डक्ट जुड़ जाते हैं, और उसके बाद जो है इसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के डक्ट जुड़ जाते हैं, और फिर ये आहिस्ता पेनिस में चलने लगता है, और पेनिस के साथ पेनिस में ये यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है, और फिर फाइनली ये टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ओपन होता है। दैट मीन्स जब इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये स्पर्म जो सबसे पहले रेटिटेस्टिस में कैरी आउट किए जाते हैं। रेटिटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, फिर वासा इफ्रेंशिया जो एपिडाइडिम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर एपिडाइडिम्स से ये चले जाते हैं इनटू द वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस के बाद इसमें जो है डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन आ जाती है, जैसे सेमिनल ग्लैंड्स वेसिकल्स की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, इसमें जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन आ जाती है जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं, उसकी सिक्रीशन आ जाती है। और फिर उसके बाद टुवर्ड्स द आउटसाइड स्मेन जो है प्रोड्यूस होता है। अब वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। बट इस टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम को ऐसे ही याद रखना, क्योंकि 2018, 2019 इवन 2020 में एग्जामिनर ने 3 साल कंटिन्यूसली एक ही सवाल पूछा है। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एग्जामिनर ने सवाल पूछा था कि बताओ जी करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या है। फिर उसने डिफरेंट ऑप्शंस दिए थे और उसमें करेक्ट वाला आपको चूज करना था। सिंपली याद रखना, मेरे साथ ही रिवाइज करो इसको। सबसे पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जब रेटिटेस्टिस में ओपन होते, जब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ये जो आपस में पाइप से कॉइल्स कंबाइन होती हैं, तो वो रेटिटेस्टिस में
उसको हम तब रेटिड टेस्टिस कहते हैं। तो जब रेटिड टेस्टिस की ये जो कॉइल्स कंबाइन होती है तो तब जाके हम उसको वास इफ्रेंशिया कहते हैं। और ये जो वास इफ्रेंशिया ये टेस्टिस आउटसाइड द टेस्टिस प्रेजेंट होती है बिहाइंड या पोस्टीरियर साइड ऑफ एपिडिडाइमिस। उसके बाद एपिडिडाइमिस जो है कनेक्ट होता है और ये क्या बनाता है वासा डिफरेंस। और ये जो वास डिफरेंस है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करते हैं यानी कवर करता है और उसके बाद इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स की डक्ट्स जुड़ जाती हैं। उससे पहले वासा डिफरेंस से पहले किसी भी कोई भी जो ये है पार्ट ऑफ दिस इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम उसमें कोई भी सिक्रीशन किसी भी ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इस बात को याद रखना कि वास डिफरेंस बनने से पहले ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या जो ये जो स्पर्म्स हैं इनमें किसी भी किस्म की कोई भी सिक्रीशन किसी भी ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं होती। और फिर जो ही वास डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तब जाके इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स जुड़ जाते हैं और डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन इसमें आ जाती है। उससे पहले आप स्मेन कभी नहीं कह सकते। याद रखना एक मेल जो है वो खाली स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है इनटू द टेस्टिस, उसको हम स्मेन नहीं कहते। और फिर जब वो इसमें वास डिफरेंस में चला जाता है और वो स्पर्म जब वास डिफरेंस के पास पहुंच जाता है और फिर उसमें जो है डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है और फिर जो ही वो यूरेथ्रा में पहुंचती है स्पर्म तब जाके हम उस स्पर्म को स्मेन कह सकते हैं। आउटसाइड द एनवायरनमेंट अब उसको स्मेन कह सकते हैं क्योंकि अब उसमें स्पर्म के साथ साथ जो है डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी प्रेजेंट है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। एग्जाम में इस फ्लो चार्ट को ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम के लिए शॉर्टकट है तो सबसे पहले याद रखना जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती है इनसाइड द टेस्टिस। इनसाइड द टेस्टिस प्रेजेंट है उसके बाद सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जोड़ के क्या बनाते हैं रेटिड टेस्टिस। ये भी इनसाइड द किसमें प्रेजेंट होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टेस्टिस। और उसके बाद रेटिड टेस्ट के वासा इफ्रेंशिया भी इनसाइड प्रेजेंट होती है उसके सॉरी वासा इफ्रेंशिया आउटसाइड प्रेजेंट होती है। फिर इसमें सेमिनल वेसिकल्स ऐड हो जाते हैं और फिर सेमिनल वेसिकल्स जो है ये लूप ओवर करते हैं किस ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एपिडिडाइमिस पेल्विक रीजन को ये लीव करते हैं और लूप ओवर करते हैं अब यूरिनरी ब्लेडर को। तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे रेटिड टेस्टिस नहीं है यहाँ पे एपिडिडाइमिस है। ये एपिडिडाइमिस जो है वास इफ्रेंशिया में कनेक्ट होता है और उसके बाद ये ओपन होता है इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से एजैकुलेटरी डक्ट और वहां पे जाके एजैकुलेट फॉर्म होता है जिसको हम स्मेन कहते हैं। याद रखना जो यूरेथ्रा है वो ये जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स को स्टोर करती है फॉर 8 मंथ और 8 मंथ्स में जो है 8 मंथ्स तक जो है फिर इसकी वहाँ पे मोटिलिटी इंक्रीज होती है वहाँ पे इसकी स्पर्म्स की शेप करेक्ट की जाती है। पहले मुझे बताओ रेटिटेस्ट आई मीन इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम समझ आया स्टूडेंट्स इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम समझ आया। दीपिका परमजीत मालिनी अक्षत क्लियर हुआ। दीपिका मालिनी परमजीत अक्षत क्लियर हुआ। जितना मैंने पढ़ाया सारा क्लियर है कहीं पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो पूछो। अक्षत आपको क्लियर हुआ। अक्षत परमजीत आपको क्लियर हुआ। ओके अक्षत आपको अक्षत आर यू देयर आपको क्लियर हुआ। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट एनीबॉडी। अक्षत आपको क्लियर हुआ कैन यू राइट डाउन। नाउ टेस्टिस जो ये रेटिड टेस्टिस है याद रखना रेटिड टेस्टिस में स्पर्म्स जो है ये स्टोर होती है फॉर 1 मंथ और 1 मंथ में ये स्पर्म्स की मोटिलिटी इंक्रीज करती है इनकी शेप जो है उसको जो है उसको डेवलप करती है और वहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को। टेस्टिस अलोंग विद एपिड्राइमिस इज कॉल्ड टेस्टिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एम्स में पूछा गया है।
एम्स में सवाल था टेस्टिकल्स आर फॉर्मड फिर डिफरेंट थे, टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस था, टेस्टिस प्लस वासा डिफरेंस था, एपिडिडाइमिस प्लस वासा डिफरेंस था, या एपिडिडाइमिस प्लस रेटिटेस्टिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज टेस्टिस अलोंग विद एपिडिडाइमिस, इन दोनों को कंबाइन करके हम टेस्टिकल्स कहते हैं। वासा डिफरेंशियल को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि स्पर्म इसी से ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द टेस्टिस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यूरिथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब ये खत्म होता है, अब हम यूरिथ्रा को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूरिथ्रा को यूरिथ्रोजेनिटल ट्रैक्ट कहा जाता है। ये जो इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, इसका फंक्शन कुछ नहीं है, इसका एक ही फंक्शन है, ये स्पर्म्स को कैरी करता है फ्रॉम द testis from the seminal vesicles from the seminiferous tubules towards the external environment। इसका इतना ही फंक्शन है और इसके डिफरेंट पार्ट्स है। जब ये टेस्टिस में होते हैं तो अब इसको कुछ और कहा जाता है, जब ये आउटसाइड टेस्टिस आ जाता है तब इसको अलग नाम दिया जाता है। इनका बस इतना ही काम है कि टेस्टिस सॉरी स्पर्म्स को एक तो स्टोर करते हैं 1 महीने के लिए, और उसके बाद जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुई होती हैं उनको कैरी आउट करते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनका इतना ही काम है ना। यूरेथ्रा जो है इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। क्यों यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है? क्योंकि एक तो ही एक इस मेल में यूरिन भी पास करता है टुवर्ड्स द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और स्मेन को भी पास करता है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसकी टिप जो है दैट इज called that its opening at the tip of pens is called urethral meatus or penile urethra. Now urethra is divided into 4 parts। अब यूरेथ्रा जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जिसको यूरिनरी यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरिनरी यूरेथ्रा जो ये खाली यूरिन रिसीव करता है और यूरिन को ही पास करता है। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा हम उस वाले पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, एक पार्ट उसका वैसा वो वाला है जहाँ पे यूरिनरी डक्ट जो है डायरेक्टली यूरिनरी ब्लेडर के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स इस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में खाली यूरिन प्रेजेंट होता है, यूरिन पास होता है। फिर इसका दूसरा पार्ट आता है जिसको हम प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। इस ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे प्रोस्टैटिक ग्लैंड जो अपनी डक्ट यूरेथ्रा में पास करता है। तीसरा हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वो वाला पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है जिसमें जो है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपनी डक्ट पास करता है। एंड द लास्ट वन इज पेनाइल यूरेथ्रा। बेसिकली पेनाइल यूरेथ्रा वो वाला पार्ट है जो रन करता है इन द पेनिस। So these are the 4 parts of urethra। ये 2018 of the NEET में आया, नहीं 2016 में आया था, नीट 2016 में आया था। एंड इट वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मैच। एग्जामिनर ने इसको मैच के फॉर्म में दिया था। उसने यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा रखे थे और यहाँ पे उनके फंक्शन रखे थे और करेक्ट ऑप्शन को मैच करना था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, तो ध्यान रखना। जो अब ये यूरेथ्रा के कितने पार्ट्स है? 4। यूरिनरी, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल। जो यूरिनरी वो खाली यूरिन को पास करते हैं। प्रोस्टैटिक क्यों? प्रोस्टैटिक नाम से याद रखना, प्रोस्टैटिक मतलब यानी इस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में प्रोस्टैटिक ग्लैंड की डक्ट आती है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, कॉर्पस ग्लैंड की डक्ट आती है। एंड द लास्ट वन इज पेनाइल यूरेथ्रा। ये वो वाला यूरेथ्रा है जो पेनिस में रन करता है। एंड इट पासेस बोथ, ये दोनों को पास करता है, यूरिन को भी पास कराता है और ये स्मेन को भी पास कराता है। नाउ द लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पेनिस। पहले मुझे बोलो इतना क्लियर हुआ अभी तक मैंने जो भी पढ़ा? इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? Okay, Paramjeet and Malini, is it clear? मालिनी, ये हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कल पढ़ चुके हैं। रिमेम्बर स्पर्मेटिक कॉर्ड बेसिकली वो वाला पार्ट ऑफ टेस्ट। देखो ये हमने कल डिस्कस किया था। कल मैंने कहा था जब मैंने डायग्राम दिखाई थी, मानो ये किसी मेल की बॉडी है, ठीक है।
अब ये इसका एब्डामन वाला पार्ट है और यहाँ पे आउटसाइड द एब्डामन इसमें जो है टेस्टिस प्रेजेंट। ये टेस्टिस जो है हैंग होती है विद द एब्डामन बाय अ कॉर्ड, दैट इज बाय अ थ्रेड या कॉर्ड बोले या एक पाइप बोले, जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन, जो इसमें स्पर्मेटिक नर्व और लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है। बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो हंग होते हैं फ्रॉम द एब्डामन इनटू दिस स्क्रॉटम। जब एक फीमेल बॉडी डेवलप एक जब एक मेल फीटस डेवलप होता है तो वहां पे उसकी किडनीज के नीचे जो है ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और फिर जो ही ये फीटस 7 मंथ्स का हो जाता है तो ये टेस्टिस डिसेंड डाउन होती है फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रॉटम। तो ये जिस चीज से हंग होती है या जिस चीज से नीचे आती है उस स्ट्रक्चर को हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, स्पर्मेटिक नर्व जो है उससे ना स्पर्मेटिक वेसल्स वगैरह सारी प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये अटैचमेंट, एक टाइप ऑफ अटैचमेंट होता है जो इसको टेस्टिस को जो है इसकी एक मेल की बॉडी के साथ अटैचड रखती है। ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, सबको क्लियर है? तो लेट्स मूव अहेड। ना इसके बाद पेनिस। पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल है। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल इज कॉल्ड पेनिस। ये तीन स्पॉन्जी टिश्यूज का बना है। दो डॉर्सली और डॉर्सोलेटरल टिश्यू इज कॉल्ड कॉर्पस कैवर्नोसम एंड वन लेटरल इज कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसमें दो लेटरल होते हैं, एक वर्टिकल होता है। जो ये लेटरल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैवर्नोसम। एंड जो लेटरल होते हैं इसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। जो corpus spongiosum है of penile urethra runs, therefore it is sometimes also called spongios urethra. At the time of penile erection जो spongy tissues है ये erogated होते हैं with blood. The tip of penis is expanded and it is called glans penis. देखो जब मेटिंग का टाइम होता है इस एक मेल में तो ये जो स्पॉन्जी टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं ना, दो डॉर्सल और एक लेटरल, इनमें जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। इनमें क्या होता है? इनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से पेनाइल इरेक्शन हो जाती है। और उसके बाद पेनाइल इरेक्शन होती है। और एंड देन जो टिप ऑफ द मेल पेनिस होती है ये जो है इसमें डबल फोल्ड ऑफ टिश्यूज होता है। ये जो है ये थिकनड होती है, ये एनलार्ज होती है, एक्सपैंडेड हो सकती है। और इस पार्ट ऑफ पेनिस को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये पेनिस जो है इट कंटेन, ये जो ग्लांस पिंस है इसमें लूज स्किन प्रेजेंट होती है। जो ग्लांस पिंस है ना इसका टिप, जो पेनिस का टिप जिसको हम ग्लांस पिंस कहते हैं, इस पे एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं या परफ्यूज कहते हैं। और इस परफ्यूज या फोर स्किन को रिमूव किया जाता है इन सम रिलीजन, जैसे मुस्लिम या जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं उनमें रिमूव किया जाता है अंडर अ प्रोसेस। उनका जो रिलीजियस फंक्शन होता है उसको हम सर्कमसेशन कहते हैं। तो उस सर्कमसिशन के अंडर क्या किया जाता है? ये जो फोर स्किन इस ग्लांस पिंस के ऊपर प्रेजेंट होती है, लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको रिमूव किया जाता है। ये जो ग्लांस पिंस है इस पे मॉडिफाइड सबेशियस ग्लैंड यानी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और उनको हम ग्लैंड्स ऑफ टाइसन कहा जाता है। ये ग्लैंड्स ऑफ टाइसन जो है ये स्क्रीट करते हैं सिमेग्मा एट द टाइम ऑफ मीटिंग, और ये lubricate करता है मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो बेसिकली ये जो ग्लैंड्स पिंस है इसके ऊपर जो है सबेशियस ग्लैंड्स यानी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और उन ग्लैंड्स को हम ग्लैंड्स ऑफ टाइसन कहते हैं। और ये ग्लैंड्स ऑफ टाइसन जो है बेसिकली ये स्क्रीट करते हैं स्मेग्मा, और ये स्मेग्मा जो ये हेल्प करता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को lubricate करने में एट द टाइम ऑफ मीटिंग। Now here comes the reproductive glands. अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, पेनिस क्लियर हुआ एवरीवन? पेनिस क्लियर हुआ? अक्षय, दीपिका, मालिनी, पेनिस क्लियर हुआ? अक्षय, दीपिका क्लियर हुआ? इसके बाद हम ये जल्दी से ग्लैंड्स खत्म करेंगे, देन आई विल हैव
जो है एक छोटा सा डिस्कशन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम वो हर चैप्टर हर टॉपिक के बाद डिस्कस किया करेंगे। नाउ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, अगर मैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो तीन तरीके के थे। सबसे पहले उसमें सेमिनल वेसिकल्स आते हैं। सेमिनल वेसिकल्स जो पियर्ड होते हैं, अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना तो वहां पे आप देखोगे कि ये पियर्ड है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखो, ये देखो पियर्ड सेमिनल वेसिकल्स एक और दो, दो साइड से दो है, इसीलिए ये क्या है, पियर्ड सेमिनल वेसिकल्स। ये जो पेयर्ड होते हैं और लार्जर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, याद रखना सेमिनल वेसिकल दे आर द लार्जेस्ट रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये क्वेश्चंस एम्स में आया है। Which among the following glands is the largest gland in the male reproductive tract? उसमें सबसे जो बड़ा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो कौन सा, सेमिनल वेसिकल्स। ये पेयर्ड होते हैं, इसको जो है वेस्क्यूलर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये प्रोवाइड करते हैं सेमिनल फ्लूइड विच कंटेन 60 to 70% ऑफ टोटल स्मेन। दैट मीन्स अगर मेल 100% ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस करता है तो उस 100% में से 60% कौन सा होता है, किसकी सिक्रीशन होती है, वो प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन। कितनी होती है, 60%। तो बाकी 40% बाकी दो ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और इसकी प्रोस्टैटिक ग्लैंड की सिक्रीशन होती है। अब इसकी ये जो सेमिनल फ्लूइड है जो ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है। ये सेमिनल फ्लूइड जो है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्पर्म एक्टिविटी और ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को न्यूट्रिशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम। बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उनका रिप्रोडक्टिव क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। उस एसिडिक नेचर में जो है उस एसिडिक नेचर में जो ही स्पर्म आता है इन कांटेक्ट, तो वो इस एसिडिक नेचर की वजह से क्या हो जाते हैं, दे डाई बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक नेचर। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल्स है ये क्या करते हैं, ये जो ही मेल जो डिपॉजिट करते हैं सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये सेमिनल वेसिकल जो है, सॉरी ये जो सीमेन में जो सेमिनल वेसिकल होता है उसमें जो एल्कलाइन मीडियम यानी उसमें जो है एल्कलाइन पीएच का इसका जो पीएच है वो दैट इज एल्कलाइन इन नेचर, यानी ये बेसिक है वहाँ इन नेचर। तो जो ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तो इसका वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट, यहाँ से इसने बेसिक प्रोवाइड किया तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये स्पर्म जो है वो रेजिस्ट कर पाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो कैसे होता है ये फिब्रिनोजन प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम होता है, एक तो हम इसको फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे इनके फंक्शंस को, और हम इनको थोड़ा गमीटोजेनेसिस में भी पढ़ेंगे। सो विद टाइम सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब मैं पूछूंगी आप लोगों से सवाल, बताओ जी फिब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन किस ग्लैंड की सिक्रीशन है, तब आपका जवाब होना चाहिए मैम इट इज सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए इसको याद रखो और इनका फंक्शन क्या है ये हम वहां पे पढ़ेंगे। बट याद रखना कि आते कहाँ से, ये सेमिनल फ्लूइड जो है ये सेमिनल वेसिकल से आते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनल वेसिकल से आते हैं। इनका क्या काम है, बेसिकली ये स्पर्म को एक्टिविटी में उसकी हेल्प करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और ऑल्सो ये प्रोवाइड करते हैं एल्कलाइन मीडियम। क्यों इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो एसिडिक इन नेचर है और जो ही ये सेमिनल वेसिकल्स यानी स्मेन में जो सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में, इस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने में, और वहाँ पे स्पर्म जो है वो परसिस्ट कर पाते हैं और उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन होती है। नाउ सेकंड ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है थिन मिल्की और एल्कलाइन सिक्रीशन, याद रखना इसकी भी सिक्रीशन एल्कलाइन होती है क्योंकि फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सारी सिक्रीशन जो भी सीमेन की सिक्रीशन होंगी या जो भी सीमेन होगा या उसमें जितनी भी सिक्रीशन प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, सारी बेसिक इन नेचर, सो दैट इज स्पर्म जो है वो सर्वाइव कर सके इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब ये 20 to 30% कॉन्स्टिट्यूट 20 to 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है इनटू द सीमेन। सीमेन में अब पहले 60% क्या था, वो सेमिनल वेसिकल्स था, अब इसमें जो 25% है वो किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है। इसमें बाइकार्बोनेट्स है, प्रिफ्रिब्नोलासिन है, स्पर्मिन है, पैप है, पीएसए है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसका फंक्शन क्या है, ये स्पर्म की मोटिलिटी यानी उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और ये इसके जेनेटिक मटेरियल यानी जो इसके हेड में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है स्पर्म के उसको प्रोटेक्ट करता है। रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कॉज स्टर्लिटी, अगर आप किसी की मेल के बॉडी से इस प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालोगे, उसको रिमूव करोगे तो उसके बाद वो मेल जो है वो स्टेराइल हो जाता है, ही वॉन्ट बी एबल टू हैव किड्स।
तो आप प्रोस्टाग्लैंड्स के बारे में 3 चीज़ें याद रखना। एक तो थिन एल्कलाइन सिक्रीशन इसकी भी होती है, 20 to 25% ये प्रोड्यूस जो है इसका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द स्मेल। इसमें जो है ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फिब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन, पैप, पीएसए। इनका फंक्शन हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। प्रोस्टाग्लैंड्स के फंक्शन याद रखना। ये तो हेल्प, एक तो सबसे पहले हेल्प करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज करने में, लाइफ स्पैन इंक्रीज करने में, और ये प्रोटेक्ट करता है उसकी जेनिटल मटेरियल को। ये क्वेश्चन आया है इन एएमयू दैट विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड secretion helps in protection of या prevents the genetic material of the sperm. The correct answer was prostate gland. Removal of prostate gland causes sterility. ये क्वेश्चन एम्स में आया है। That which among the after the removal of which gland a male becomes sterile. तो उसका करेक्ट ऑप्शन था prostate gland। इसको याद रखना, ग्लैंड से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। नाउ द लास्ट वन इज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड जो ये स्मॉलेस्ट है, ये भी 2 इन नंबर है, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये स्मेन में जो है नियर अबाउट 5 to 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और ये हेल्प कर कॉपर्स ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो हेल्प करते हैं इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल ग्लैंड एट द टाइप ऑफ मेटिंग। याद रखना, मेल एज वेल एज फीमेल ग्लैंड ट्रैक्ट इज एसिडिक बट इट्स harmful to sperm. The secretion of seminal vesicles and prostate glands make it alkaline at the time of mating. जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह चुकी हूँ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस है वो क्या करती हैं, वो इस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करती है, सो दैट वहाँ पे स्पर्म जो है परसिस्ट कर सके। नाउ कंपोजिशन ऑफ स्मेन। अब स्मेन किस चीज़ का बना होता है? एक तो उसमें स्मेन जो है, एक इजैकुलेशन के टाइम एक मेल जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ 3 to 4 ml ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। पहले मुझे बोलो ग्लैंड्स क्लियर हो गए? बिफोर आई कंटिन्यू, ग्लैंड्स क्लियर हो गए सबको? स्टूडेंट्स ग्लैंड्स क्लियर हो गए? मालिनी, अक्षर, दीपिका, ग्लैंड्स क्लियर हो गए? Okay, what about Deepika? Okay, चलो स्मेल की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्मेन, तो स्मेन का टोटल कंपोजिशन कितना होता है? जो मेल एक टाइम पे इजैकुलेट करते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वो नियर अबाउट 3 to 4 ml ऑफ स्मेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इस 3 to 4 ml ऑफ स्मेन में नियर अबाउट 2 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होती है। इस स्मेन का पीएच जो है 7.39 यानी एल्कलाइन है। अब एल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स की जो है सिक्रीशन है, जिसकी वजह से इसका एल्कलाइन मीडियम है। सीमेन कंटेन्स स्पर्मेटोजोआ एंड फ्लूइड कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। नॉर्मली 60% ऑफ स्पर्म जो उनमें नॉर्मल शेप होती है, और 40% जो उनमें विगरस एक्टिविटी होती है। यानी अगर इसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स है, तो उसमें 200 मिलियन स्पर्म्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, बाकी के जो 100 मिलियन स्पर्म्स हैं वो क्या होंगे? एबनॉर्मल, यानी वो किसी काम के नहीं है। फ्रक्टोज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ। जो फ्रक्टोज है वो इस इन स्पर्मेटोजोआ का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और ये फ्रक्टोज कौन प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस होता है सेमिनल वेसिकल्स। Sperm gives protection to genetic material and gives prostaglandins secretion. Seminogelin and fibrinogen जो प्रोड्यूस करते हैं कोगुलम फ्रॉम स्मेन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कोगुलम क्या है, कैसा है? देखो क्या होता है बेसिकली, मैं रफ आइडिया देती हूँ। जब कोई मेल जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, दिस इज अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, अब यहाँ पे सीमेन प्रोड्यूस हो, अब इस सीमेन को जो है कहाँ पे पहुंचना है? इनको पहुंचना है इनटू द फेलोपियन ट्यूब्स, एआई जंक्शन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन अब यहाँ पे इस फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट क्या एसिडिक के नीचे, तो ऑब्वियसली इसमें मेजोरिटी, अगर 200 मिलियन स्पर्म्स है तो उसमें नियर अबाउट 200 to 300 स्पर्म्स ही सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे क्या डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं ड्यू टू द एसिडिक पीएच। अब जो ही ये स्पर्म इस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हुए, तो वहाँ पे जो है इस सेमिनोजेलिन और फिब्रिनोजेन की वजह से एक कोगुलम बनते, दैट मीन्स दे एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते, और फिर इसी राउंड लाइक स्ट्रक्चर को जो है जब
इस राउंड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कॉग्यूलम कहते हैं, ये कॉग्यूलम जो है ये आगे बढ़ता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और ये कहाँ पे पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है इनटू द यूट्रस। और फिर जो ही ये यूट्रस में पहुंच गए, अब ये कॉग्यूलम जो डिसॉल्व होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन, पीएसए और पैप। और फिर तब जाके स्पर्म जो है वो मूव कर स्टार्ट करते हैं मूव करना टुवर्ड्स द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये इसका थोड़ा रफ आइडिया रखना, फिर बाकी कैसे क्या होता है वो हम सारा इनटू द फर्टिलाइजेशन रखेंगे। लेकिन तब मैं पूछूंगी, बताओ जी ये फ्रक्टोज कहाँ से आया, पैप कहाँ से आया, पीएसए कहाँ से आया, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पैप, पीएसए, फिब्रिनोलाइसिन, सेमिनोजेनिन कहाँ से आया। So this was all about the male reproductive tract. क्या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबको क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबको क्लियर हो गया? ओके, अब देखो हम सबसे पहले आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं एक दिखाऊंगी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल at yourself. Which among the following depicts the correct pathway of transporting of sperms? ये जो क्वेश्चन है, जस्ट अ सेक, माननी पहले मुझे आप बताओ, आपको समझ आ गया? Who else is here? ओके, सो नाउ सबसे पहले हमारा हम क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। नीट में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। We will be having 3 steps. Step number 1, it will be read the question. आराम आराम से क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, रीड। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट द स्पर्म? बताओ जी कौन सा करेक्ट पाथवे है। तो सबसे पहले जो ही हमने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद सेकंड वी विल गो ऑन टू द कॉन्सेप्ट, we will move towards the concept. अब आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास बताओ जी करेक्ट पाथवे क्या है। करेक्ट पाथवे से यहाँ पे मतलब क्या है, एग्जामिनर बोल रहा है करेक्ट पाथवे का मतलब है जो हमने इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम पढ़ा था, जो हमने डक्ट सिस्टम पढ़ा था, एग्जामिनर उसके बारे में पूछा था। डोंट रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, ऑप्शंस को पहले पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले खाली क्वेश्चन को पढ़ना है। एंड वंस यू रेड द क्वेश्चन यू हैव टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट। तो सीधे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा एंड नाउ we will move towards the concept. क्वेश्चन के बाद हम खुद के साथ रफ पोर्शन में जाएंगे एंड we will see एग्जामिनर बोल क्या रहा है। एग्जामिनर इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम के बारे में पूछ रहे, तो हम सबसे पहले रफ में खुद जाके इस ट्रैक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर बोल क्या रहा है। एग्जामिनर बात कर रहा है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम की। इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम क्या कहता है, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रेटिटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर उसके बाद वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइम्स, एपिडिडाइम्स के बाद जो है वास डिफरेंस आता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने उसको अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वी रेड द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को रीड किया। स्टेप नंबर 2 हम लोग कॉन्सेप्ट पे गए, हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट में एग्जामिनर बोल क्या रहा है। एग्जामिनर बात कर रहा था स्पर्म्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी वो बात कर रहा था इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। देखो यहाँ एग्जामिनर ने क्या ट्रिक खेली, उसने डायरेक्टली इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम नहीं पूछा, उसने बोला है कि पाथवे क्या है स्पर्म ट्रांसपोर्ट होने का। हमें पता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया द इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, क्योंकि उनका वही फंक्शन है खाली, जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को बोला। तो हमने अब उसी के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट पे गए, हमने खुद के साथ सोचा कि हाँ कैसे पास्ट होते, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया,
एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। तो उसके बाद हम जब कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद वी विल गेट इनटू आवर ऑप्शंस। जो ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे, हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है। रेटिटेस्टिस, efferent ductules, epididymis, vas differential. Retitestis, epididymis, efferent ductules, vas different. Retitestis, vasa difference, efferent ductules, epididymis. Efferent ductules, retitestis, vas different, epididymis. Now tell me which one is the correct option. Efferent ductules matlab vasa efferentia. Don't get confused in that. So which option should be D? Okay, what about Deepika and Akshat? बताओ जल्दी से। मालिनी डी। Okay. What about others? The correct option is A. Efferent ductules पहले नहीं आते, पहले retitestis आता है, फिर vasa efferentia आता है। Seminiferous tubules they give rise to retitestis, फिर उसके बाद vasa efferentia आता है, फिर vasa efferentia के बाद जो है epididymis आता है, और epididymis के बाद vas differens आता है। So the correct option is A. Now this module contains 10 questions near about, इसमें 10-11 questions हैं। इन सारे 11 questions को मैं टेस्ट कॉलम में, असाइनमेंट वाले कॉलम में डाल रही हूँ। इनको प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं पे नहीं आए तो मुझे पूछना, ठीक है। अब पहले क्या करना, पहले नोट्स को रिवाइज करना, अपने लिए शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना, और उसके बाद जब उनको रिवाइज करोगे तब जाके इस मॉड्यूल को जो है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस इसी सिनेरियो से करना। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने, क्वेश्चन देखने बोलता क्या है हमें, उसके बाद जो ही क्वेश्चन रीड किया उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जाओ। क्या हाँ, अगर एग्जामिनर बोल रहा है जो स्पर्म का डक्ट है, स्पर्म्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बोल रहे, दैट मीन्स क्वेश्चन जो है एग्जामिनर हमें बोल रहा है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम के बारे में, तो फिर इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम के बारे में बोल रहा है, तो दैट मीन्स हमें, आप खुद के साथ सोचोगे कि वो डक्ट सिस्टम क्या था, कहाँ कहाँ से स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, फिर उसको रफ कॉलम में लिखोगे, और तब जाके आप ऑप्शंस पे नजर दोगे। अगर पहले ही ऑप्शंस पे जाओगे ना तो कंफ्यूजन पहले ही होगा, क्या ये था वो था, वैसे कभी नहीं करना। सबसे पहले खाली क्वेश्चन को रीड करना, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जाना, एंड थर्ड पार्ट है जो ही कॉन्सेप्ट को गैदर किया दिमाग में, तब जाके ऑप्शंस को रीड करना है, और फिर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? अक्षर, मालिनी, परम, दीपिका, इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी जो मैंने अभी तक पढ़ाया हो? अगर कहीं पे डाउट या कंफ्यूजन कुछ भी है, सो प्लीज आस्क। Okay, Malini and Param, is it clear, everyone? Param, is it clear for you? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं अभी नोट्स को जो है अपलोड कर दूंगी इन द एप्लीकेशन। आप नोट्स को रिवाइज करिएगा, इनकी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और साथ साथ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय एवरीवन। बाय। हाँ दीपिका पूछो।